जय हिंद दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं हमारे देश में एलोपैथी और होम्योपैथी पे एक युद्ध छिड़ा हुआ है और मैं आप अपने स्टूडेंट से जानना चाहता हूं कि आप किस पैथी की दवाई खाते हैं, एलोपैथी या आयुर्वेदिक। मैं तो होम्योपैथी सजेस्ट करता हूं, आप भी यूज़ किया कीजिए। आई सपोर्ट होम्योपैथी। मैं तो झगड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। कौन जाए झगड़े में, एलोपैथी होम्योपैथी। मेरे को बस होम्योपैथी चाहिए। ओके। क्रोमैटोग्राफी देखिए, क्रोमा और ग्राफी। सिंपल मीनिंग, क्रोमा मीन्स कलर, ठीक है, और ग्राफी मीन्स ग्राफ बनाना, राइटिंग। अगर कोई भी चीज हमको कलर से राइटिंग करके पता चल रहा है तो क्रोमैटोग्राफी, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रोमैटो। वैसे साइंटिस्ट ने उस समय के हिसाब से, अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये नाम दिया था क्रोमैटोग्राफी। साइंटिस्ट कौन थे? स्वीट्ज़। ये रशियन बॉटनिस्ट है, ठीक है। ये एक्चुअली में ज़ैंथोफिल और क्लोरोफिल मिक्स किया हुआ था एक डब्बे में और उसको अलग अलग करना चाह रहे थे, ठीक है। तो क्या उसने कि एक कॉलम, देखिए ये कॉलम है, ये रो है, ठीक है। तो उन्होंने कॉलम क्रोमैटोग्राफी यूज़ किया। ये कॉलम क्रोमैटोग्राफी है। कॉलम का मतलब, कॉलम क्रोमैटोग्राफी मतलब क्या? ये जो ग्लास है वो कैसा होना चाहिए? कॉलम शेप का, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा उन्होंने क्या भर दिया? कैल्शियम कार्बोनेट भर दिया। क्या भर दिया? कैल्शियम कार्बोनेट भर दिया। और यहाँ पर से उन्होंने एनालाइट डाला। एनालाइट क्या था? मिक्सचर ऑफ किस चीज का मिक्सचर था? ज़ैंथोफिल एंड क्लोरोफिल। ये दोनों चीज का मिक्सचर था। उन्होंने ये क्रोमैटोग्राफी कॉलम से पुट किया। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे ही डाला गया, ठीक है, तो यहाँ आया। अब इसको अलग अलग बैंड दिखने लगा, यहाँ पर, यहाँ पे, ठीक है। तो एक कलर हो सकता है आपका कैरोटीनॉइड्स का, एक कलर हो सकता है आपका क्लोरोफिल का। जैसा आप जानते हैं कि क्लोरोफिल का कलर क्या होता है? ग्रीन। और कैरोटीनॉइड्स या ज़ैंथोफिल बोलिए तो अदर देन ग्रीन, रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि इस तरह से तो हम दो सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे प्रोसेस ऑफ सेपरेशन को क्या कहिएगा? फिजिकल सेपरेशन या केमिकल सेपरेशन? तो ये फिजिकल सेपरेशन होगा, क्योंकि ये बीड्स जो है, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये बीड्स, ठीक है, पत्थर। आप जैसे चावल से पत्थर निकालते हैं ना, छलनी से चाल के, ठीक है। तो छलनी से चालते हैं तो क्या होता है? पत्थर ऊपर आ जाता है, चावल जो चाल रहे हैं वो अंदर चला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे स्वीट साहब ने क्या किया? कॉलम चैम्बर बनाया ग्लास का, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बीड्स भर दिया, ठीक। और इसके थ्रू क्या डाला गया? एनालाइट इज अ मिक्सचर ऑफ ज़ैंथोफिल एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो जैसे ही पास किया तो देखा कि एक ज़ैंथोफिल बन रहा है, एक क्लोरोफिल, सॉरी, यहाँ पे कलर देखा, कौन सा कलर? रेड। और यहाँ पे मान लो देख लिया ग्रीन, ठीक है। अब तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना कि इस एनालाइट में क्या क्या प्रेजेंट था? ज़ैंथोफिल एंड क्लोरोफिल। ये बहुत सिंपल है, इसमें क्या टेंशन लेने वाली बात है, ठीक है। आप चाहे आयुर्वेद को सपोर्ट कीजिए, एलोपैथ को सपोर्ट कीजिए, होम्योपैथ को सपोर्ट कीजिए, नेचुरोपैथ को सपोर्ट कीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमको स्वस्थ रहना है। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं? हाउ टू बी फिट। आप सुबह उठिए, गर्म पानी पीजिए, सिंपल। सुबह उठने के साथ ही गर्म पानी पीना है, कुछ करना ही नहीं। 99% डिजीज इज ओवर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमैटोग्राफी में क्या है? चलिए इसको पहले बेसिक समझ लेते हैं। क्या, मान लीजिए ये लैंड है, ये क्या? लैंड। ओके, तो लैंड में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये आपका रॉकी एरिया है, क्या? यहाँ आपका पहाड़ है, ठीक है। ये रॉकी एरिया, रॉक्स है, ये क्या? रॉक बेड। किस चीज़ का बेड है ये? रॉक्स का, पत्थरों का सैया, ठीक है। चलिए मान लीजिए पहाड़ से, हिल से या वाटर फ्लो हुआ, वाटर हिल से आया
और ये आपका पूरा रॉकी बेड पे फ्लो किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, और मान लेते हैं यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे क्या है? ट्री। ठीक है, ये ट्री थोड़ा आगे है और नदी उसके पीछे। ऑलराइट, अब इस नदी में मान लीजिए डायरेक्शन इधर है, इधर से पत्ता गिरता है। ठीक है, लीफ। ठीक है, बहुत सारा पत्ता, या इधर से समझ लीजिए कोई स्टोन्स भी आ रहा है इसके अंदर। ठीक, ये आपके डिस्क्रिप्शन के लिए बेसिक्स कैसे तैयार किया जाए क्रोमेटोग्राफी का, उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा इंगेज पार्ट में ये डाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर ये लीफ ये बहते हुए पानी में गिर जाएगा तो ये क्या होगा? पत्ता तो बह जाएगा आगे, ये लीफ आगे बह जाएगा। क्या ये स्टोन अगर ये भारी होगा तो ये आगे बहेगा क्या? नहीं, ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। ठीक है, और अगर लाइट स्टोन होगा तो थोड़ा दूर फ्लोट करेगा, थोड़ा दूर फ्लोट करेगा। ठीक है, तो अगर आपने एक यहाँ पे ए पॉइंट माना है, यहाँ पे आपने पी पॉइंट माना है, और आप सोच रहे हैं कि सबसे पहले इस पी पॉइंट पे कौन आएगा, इस पी पॉइंट पे सबसे पहले कौन आएगा? आप बता सकते हैं क्या? हाँ, तो आप कहिएगा सबसे पहले लीफ आएगा, सबसे पहले लीफ आएगा, फिर कौन आएगा? ये स्मॉल स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स आ सकते हैं। ठीक है, फिर कौन आ सकते हैं? लार्ज स्टोन्स। ठीक है, तो ये आपका एक नेचुरल फिनोमेना मैंने बताया कि नेचुरल में कैसे आपने डिस्टिंग्विश आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, अगर क्रोमेटोग्राफी के टर्म में पढ़ें तो ये रॉक बेड है, ये स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज मतलब क्या? रुका हुआ। ठीक है, ये रिवर क्या है? ये रिवर मोबाइल फेज, मोबाइल फेज। ठीक है, ये फ्लो कर रहा है। और लीफ और स्टोन्स ये क्या रहेंगे? एनालाइट्स। ये क्या हो गए? एनालाइट्स। मतलब कि अगर लीफ और स्टोन्स अलग अलग साइज शेप के अगर वाटर में डाला जाए और लीफ को भी डाल दिया जाए तो किसी एक पॉइंट पे सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? लीफ मिलेगा, फिर स्टोन्स मिलेगा, फिर लार्ज स्टोन्स मिलेगा। सिंपल, आप बेसिस बता सकते हैं कि कौन से बेसिस पे सबसे पहले हमको लीफ मिला, क्योंकि ये लाइट इन नेचर है, ये हल्का है। लीफ क्या है? लाइट, हल्का है। क्या? जो हल्का रहेगा बह के पहले आएगा, फिर स्मॉल स्टोन्स, फिर लार्ज स्टोन्स तो वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो अगर हमको सेपरेट करना हो लीफ को, स्मॉल स्टोन्स को और लार्ज स्टोन्स को, तो हम कुछ इस तरह यूज कर सकते हैं। तो देखिए, स्टेशनरी फेज वाटर हो गया आपका मोबाइल फेज, और स्टोन्स और लीफ हो गया एनालाइट्स। ठीक है, तो एनालाइट्स को किससे मतलब है? एनालाइट्स किसके वजह से यहाँ पे आ गया? तो हम कह सकते हैं कि एनालाइट्स जो है वो मोबाइल फेज के वजह से बह के वहाँ पे पहुँचा। एनालाइट्स स्टेशनरी बेड की वजह से पहुँचा क्या? नहीं, एनालाइट्स किसके वजह से पहुँचा? मोबाइल फेज की वजह से, क्योंकि ये मोबाइल फेज, ये जो पानी है ये बहते बहते इसको ले गया वहाँ पे। तो आप फंक्शन बताइए स्टेशनरी फेज का। ये क्या करता है? ये बस सपोर्ट करता है आपके मोबाइल फेज को, ताकि मोबाइल फेज एक जगह से दूसरी जगह बह के चला जाए। ठीक है, और अगर ये नहीं बहा तो आप सेपरेट ही नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपका बेसिस है क्रोमेटोग्राफी का। तो आपने अभी तक क्या समझा कि क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से पार्ट हैं? क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से पार्ट हैं, बता सकते हैं कोई? क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से पार्ट पाए गए? तो सबसे पहला पार्ट क्रोमेटोग्राफी में क्या? बोलिए। स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। सिंपल, मोबाइल
फेज, तीसरा एनालाइट। ठीक है, तो एनालाइट्स क्या होता है? एनालाइट्स जो है वो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज को चूज करता है, उसको किसके साथ रहना है। एनालाइट्स बड़े मज़ेदार बात है कि एक बच्चा, जैसे बच्चे को सेलेक्ट करना पड़ता है या उसके मन में पहले से फिक्स रहता है कि हमको मम्मी के पास रहना है। ठीक है, अगर किसी पड़ोसी के घर भी गए तो देखिएगा बच्चा जिससे ज़्यादा प्रेम करता हो उसी के पास रहेगा। मम्मी से तो मम्मी के पास रहेगा, पापा से तो पापा के पास रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों के गोदी में खेल रहा हो, इम्पॉसिबल, ऐसा तो रेयर ही देखने को मिलेगा। तो एनालाइट्स भी कुछ ऐसा है, इसको किसके गोदी में खेलना, स्टेशनरी फेज की गोदी में या मोबाइल फेज की गोदी में। ठीक है, तो एनालाइट्स में अगर 2, 3, 4 बहुत तरह के मटेरियल्स मिक्स रहते हैं। एनालाइट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स, 1 से 2 से 3 से बहुत सारा। तो किस मॉलिक्यूल को किसके पास रहना है? ठीक है, अगर मॉलिक्यूल नंबर 2 को स्टेशनरी फेज के पास रहना है तो रहिए, तो स्टेशनरी फेज को पकड़ के बैठ जाएगा। और अगर 3 को मोबाइल फेज के साथ रहना है तो मोबाइल फेज तो बह रहा है, मोबाइल फेज क्या होता है? बह रहा है, तो ये 3 नंबर पार्टिकल तो मोबाइल फेज के साथ सीधा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल और ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। चलिए मान लेते हैं, या तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पहला नंबर, क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स के साथ साथ हम समझाते भी जाएंगे हाउ डज इट वर्क। तो सबसे पहले है आपका क्या आता है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए नाम में ही रखा हुआ थिन है, लेयर मतलब लेंथ और ब्रेथ, और कुछ नहीं। लेयर मतलब लेंथ और ब्रेथ। अगर लेंथ और ब्रेथ से कुछ बना दिया जाए, कोई ग्लास पैक्ड लिक्विड, अगर ये ग्लास है, ये क्या है आपका? ग्लास। ठीक है, और इसमें कोई मोबाइल फेज है, ये ग्लास है और इसमें कोई मोबाइल फेज है, तो ग्लास आपका क्या होगा? स्टेशनरी फेज। ठीक है, ये ग्लास है, उसके ऊपर मोबाइल फेज है, मतलब लिक्विड है, पानी है जो बह रहा है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर एनालाइट डालिए। ठीक है, अब एनालाइट में जिसको स्टेशनरी फेज पसंद है, मतलब जिसको ग्लास पसंद है, वो ग्लास के साथ चिपक के बैठ जाएगा। ठीक है, और एनालाइट में जिसको मोबाइल फेज पसंद है, वो मोबाइल फेज के साथ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर एनालाइट में 2 सब्सटेंस है, A और B, और अगर A को स्टेशनरी फेज से लगाव है, स्टेशनरी फेज से बॉन्डिंग करता है। ठीक है, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट नहीं, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर करता है तो क्या होगा? ये ग्लास के साथ चिपक के रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर B को मोबाइल फेज के साथ प्यार है तो ये उसके साथ बह के निकल जाएगा। तो ये आपका B पहले पहुंच जाएगा, बाद में बहुत देर के बाद कौन आएगा? A आएगा, या ना भी आए। ठीक है, तो ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें कि 2 पार्ट है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, और एक एनालाइट। ठीक है, तो मोबाइल फेज जो है मेनली हम लोग कौन सा मोबाइल फेज लेते हैं वो याद करने वाला चीज है, सिलिका। हम लोग क्या लेते हैं मोबाइल फेज? सिलिका। ठीक है, सिलिका जेल ये हो गया, या हम लोग रेयरली एल्यूमिना जेल भी यूज करते हैं। मोबाइल फेज में 2, मोस्टली यूज्ड सिलिका जेल एंड रेयरली यूज्ड एल्यूमिना जेल।
रेयरली यूज्ड। ठीक है, तो ये आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया। अब नेक्स्ट है, पढ़ते रहिए यार, टेंशन नहीं लेना है पढ़ाई में, खूब पढ़ो और ये वीडियो देखना बंद कर दीजिए। ठीक है, कॉलुमनर ग्रुप ये आपका हो गया। कॉलुमनर सेकेंड लिख देते हैं ना, कॉलुमनर क्रोमेटोग्राफ। देखिए कॉलुमनर नाम में ही है, स्ट्रक्चर कैसा बने, कॉलम। ठीक है, और ये ग्लास का बना हुआ है। ठीक, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे बीड्स होते हैं बहुत सारे। क्या होते हैं? बीड्स। आप भर सकते हैं इसमें बीड्स, सिंपल। यहाँ पे क्या होते हैं? बीड्स। ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट के बीड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये आपका इल्यूट करता है। तो जब हम यहाँ पे एनालाइट डालते हैं, जिसमें कि A एंड B मान लिया जाए, दो सब्सटेंस A एंड B का मिक्सचर है एनालाइट। ठीक है, तो देखते हैं कुछ देर के बाद दो पैटर्न बन जाता है, एक यहाँ पे कुछ एक दूरी पे। ठीक है, ये मान लेते हैं A है, ये B है। तो सबसे पहले कौन निकल रहा है? B। ठीक है, फर्स्ट में B आया, सेकेंड में कौन आएगा? A। प्रोसेस क्या हुआ हम आपको बताते हैं। कॉलुमनर क्रोमेटोग्राफी, ये आपका डायग्राम या स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा है प्लानर क्रोमेटोग्राफी। प्लानर क्रोमेटोग्राफी, प्लानर क्रोमेटोग्राफी। ये भी नाम का देखिए क्या है, प्लानर। ये भी लेंथ और ब्रेथ का। ठीक है, प्लानर मतलब प्लेन लेंथ और ब्रेथ, कुछ नहीं सोचना। ठीक है, तो प्लानर क्रोमेटोग्राफी में एक मेन एग्जांपल आ जाता है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कि पेपर क्या होता है? स्टेशनरी फेज होता है। पेपर क्या होता है? स्टेशनरी फेज, मतलब जो रुका हुआ है। ठीक है, अब इस पे कोई किसी भी तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रन कराते हैं। क्या रन कराते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है? ये हो गया आपका मोबाइल फेज। ठीक है, मोबाइल फेज। अब इसमें हम लोग एनालाइट डालेंगे। ठीक है, अब एनालाइट को जिससे ज्यादा प्यार होगा, जिससे ज्यादा लगाव होगा, वो उसी के साथ रहेगा। ठीक है, अगर मोबाइल फेस के साथ रहेगा तो मोबाइल फेस तो बह रहा है ना, हम लोग यहाँ से डाल रहे हैं, उधर से निकल रहा है, तो मोबाइल फेस के साथ अगर A और B है, तो A को अगर मोबाइल फेस के साथ एफिनिटी है, A को मान लिया जाए लेट कि A को मोबाइल फेस के साथ एफिनिटी है, तो सबसे आगे दूर कौन पहुंच जाएगा? A। ठीक है, और अगर B को स्टेशनरी, पेपर से स्टेशनरी, पेपर से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, वो बेचारा पीछे रह गया। ये कॉन्सेप्ट है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी का। एक्सप्लेनेशन इसका ज़्यादा आपको और भी मिलेगा। पहले टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी देखते जाते हैं। टाइप्स ऑफ, कितना इजी है क्रोमेटोग्राफी, आप सोच भी नहीं सकते। अब है एक, आपने नाम सुना होगा, सर बताइए ना, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताइए सर। गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताइए सर। ठीक है, लिक्विड के बारे में बताइए और गैस के क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताइए। कंफ्यूजन में पड़े ना, डिफरेंशिएट करने को बोलेगा कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या अंतर है, तो आप क्या बताइए? सिंपल है, एकदम डरना नहीं।
ये लिक्विड और गैस उसके मोबाइल फेज पर डिपेंड करता है। अगर मोबाइल फेज, वही जो नदी में पानी चल रहा है, वो जो मोबाइल फेज है, अगर लिक्विड हुआ तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, अगर मोबाइल फेज गैस हुआ तो गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, स्टेशनरी फेज से हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। स्टेशनरी फेज, ठीक है, तो लिक्विड किस पे रुक सकता है? आप कह सकते हैं कि सर सॉलिड पे रुकेगा, हाँ, लिक्विड पर भी रुक सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। गैस जो है वो लिक्विड का सरफेस चाहिए उसको, ठीक है, या आप सॉलिड भी कर सकते हैं। गैस को गैस का सरफेस नहीं चाहिए, कोई दिक्कत? ये आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया और गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, ठीक है। और अगर लिक्विड के साथ लिक्विड हो तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस के साथ गैस सॉलिड हो या जीएलसी, मेनली गैस क्रोमेटोग्राफी इज जीएलसी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मतलब मोबाइल फेज क्या हो? गैस, ये क्या हो? मोबाइल फेज गैस हो। लिक्विड क्या हो? स्टेशनरी फेज। तो जीएलसी को शॉर्ट में हम लोग जीसी भी कर सकते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी। ओके, ये बहुत सिंपल है। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने बहुत अजीज होकर कहा कि सर प्रफुल्ल इसको बताओ, इसको समझाओ कि कैसे होता है। तो मैंने भी ठान लिया कि नहीं, मैं उसको समझा के ही मानूंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा हो तो वीडियो के अंत में आप कमेंट जरूर करेंगे और एक लाइक बटन भी प्रेस जरूर करेंगे, ठीक है। अब है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एक है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पे वर्ड को आराम से देखिए, ये वर्ड क्या लिखा हुआ? एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं है, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे डी। एडजॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन मतलब होता है किसी भी सरफेस पर कोई चीज नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन की तरह पकड़ लिया जाए, ठीक है। जैसे कि आइस पर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा एडजॉर्ब होता है, मतलब सरफेस पर अटैच होता है। एडजॉर्प्शन मतलब क्या होता है? सरफेस पर अटैचमेंट, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं होता है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस अगर किसी दूसरे सब्सटेंस पे उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होता हो या उसके सरफेस से जस्ट अटैच होता हो बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, इट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। तो सर बोलिएगा कि एडजॉर्प्शन में मोबाइल फेज क्या है, मोबाइल फेज क्या है और स्टेशनरी फेज क्या है, बताइए। तो अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो रहा है, एक चीज़ तो सॉलिड होना ही होना पड़ेगा, एक चीज़ लिक्विड होना ही होना पड़ेगा, या गैस। तो आप कह सकते हैं कि स्टेशनरी फेज तो 100% हमको सॉलिड चाहिए। एब्जॉर्प्शन में स्टेशनरी फेज क्या होना चाहिए? सॉलिड। मोबाइल फेज में आपको लिक्विड चाहिए या गैस भी ले सकते हैं, ठीक है। पार्टीशन कोएफिशिएंट, पार्टीशन कोएफिशिएंट देखिए, वर्ड है पार्टीशन मतलब बंटवारा कर देना, साफ साफ तरीके से दो चीज़ों को अलग कर देना, बस यही है। तो पार्टीशन जो है यहाँ पर, पार्टीशन में क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी। ये किस पे डिपेंड करता है? डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। तो पार्टीशन में भी अगर मान लिया जाए तो पार्टीशन में हमने लिक्विड ही ले लिया और लिक्विड
दोनों यहाँ पे क्या ले सकते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी हमेशा किसके लिए यूज होता है, लिक्विड लिक्विड के लिए, ठीक, जनरल टर्म। तो हमने यहाँ पे लिक्विड लिक्विड यूज किया। और अगर मान लिया जाए कि एनालाइट कोई लेते हैं, एनालाइट जिसमें कि ए और बी है, ठीक है, जिसमें ए और बी है, तो सिंपली अगर जिसको लिक्विड ए से एफिनिटी होगा, जिसको लिक्विड ए से प्यार है, वो इसके साथ रह जाएगा, और जिसको एफिनिटी इसके साथ होगा, स्टेशनरी फेज के साथ, तो वो उसके साथ। तो स्टेशनरी फेज तो ये वाला लिक्विड तो रुका हुआ है, ये स्टेशनरी है मतलब ये लिक्विड रुका हुआ है, मतलब इसके साथ वाला एफिनिटी वाला एलिमेंट बहुत ही लेट से इल्यूट होगा, बहुत ही लेट से इल्यूट होगा। इल्यूट मतलब निकलना, ठीक है। और लिक्विड ए जो मोबाइल है, जो बहता पानी है, वो ए को पहले निकल के आ जाएगा। यही है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज लिक्विड या गैस या स्टेशनरी फेज सॉलिड, ठीक है। तो अगर ए और बी है एनालाइट में, ठीक है, तो मान लीजिए ए को मोबाइल फेज से एफिनिटी है, तो सबसे पहले इल्यूट कौन करेगा, ए, और बी को स्टेशनरी फेज से एफिनिटी है, तो वो तो लेट से इल्यूट करेगा, वो तो लेट से निकलेगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है आपका एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन में एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में अगर देखते हैं कि हमने बताया कि किसी एक सब्सटेंस पे, किसी एक सतह पे कोई दूसरा चीज़ नॉन कोवेलेंट तरीके से बाउंडेड हो जाना, उसको क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज है, और ये आपका मोबाइल फेज पोलार और स्टेशनरी फेज, पोलार लिक्विड, नॉन पोलार सॉलिड, ठीक है। और एनालाइट को हम लोग डालते हैं, एनालाइट। तो अगर एनालाइट में दो सब्सटेंस है ए और बी, और अगर ए पोलार है और बी नॉन पोलार है, तो आप खुद समझदार हैं कि कौन किसके साथ डिसॉल्व करता है। आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास 5, 6, 7, 8 कि पोलार डिसॉल्व इन पोलार, नॉन पोलार डिसॉल्व इन नॉन पोलार। तो सिंपल, पोलार जो होगा वो पोलार के साथ जाएगा, नॉन पोलार नॉन पोलार। बाहर कौन रहा है, मोबाइल फेज कौन है, पोलार के साथ मोबाइल फेज आ रहा है, मतलब ए सबसे पहले निकलेगा। इल्यूट आउट सबसे पहले कौन होगा, ए, इल्यूट ए होगा, फर्स्ट नंबर पे कौन होगा, ए। सेकेंड नंबर पे नॉन पोलार, क्योंकि वो स्टेशनरी फेज है, उसको पकड़ के रखा हुआ है। इट इज़ वेरी वेरी मच सिंपल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक है नॉर्मल फेज्ड क्रोमेटोग्राफी, एक है रिवर्स फेज्ड क्रोमेटोग्राफी। ये जो है ना आपका
ये दोनों टर्म नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। पार्टीशन या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का ही पार्ट। तो पार्टीशन में हमने क्या बताया था, अलग अलग हो जाना। अलग अलग कैसे होगा, जब कोई किसी और में जाके डिसॉल्व हो जाए और कोई किसी और में जाके डिसॉल्व हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। तो कैसे अलग अलग हो सकते हैं, अगर स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज इज मोर पोलर देन मोबाइल फेज, तो ऐसे क्रोमेटोग्राफी को नॉर्मल फेज कहें। और रिवर्स फेज जस्ट उल्टा, अगर स्टेशनरी फेज क्या हो जाए नॉन पोलर और मोबाइल फेज क्या हो जाए पोलर फेज, तो ऐसे क्रोमेटोग्राफी को रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, जब मैंने टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पढ़ाया था तो उसमें प्लानर क्रोमेटोग्राफी बताया